बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। अगर हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस आपको बताना हो, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट और टेम्परेचर में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट, इनकी डेफिनेशन बना लीजिए। याद रखिएगा, किसी बॉडी में हीट यानी द हीट इन अ बॉडी या द हीट ऑफ अ बॉडी कहना ही गलत है। हीट को एनर्जी हम तब मानते हैं जब वो ट्रांसफर हो रही हो एक जगह से दूसरी जगह। जब किसी बॉडी में हीट की बात करते हैं तो दरअसल ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी बहुत गर्म है, आप उसे टच करके देखेंगे, करीब जाकर देखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें हीट है, आप कहेंगे ये बहुत गर्म है। और याद रखिएगा, किसी जिस्म के गर्म होने की एक डिग्री होती है कि वो कितना गर्म है, उस डिग्री को टेम्परेचर कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि हीट जो है वो महसूस की जाती है। हीट इज अ सेंसेशन एंड टेम्परेचर इज द अफेक्ट। आप जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी उस वक्त होती है व्हेन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम a body to another body due to their temperature difference. Heat is a form of energy when it transfers from a hot body to a cold body. वजह उसकी ये है कि जो बॉडी हॉट होता है, आप हॉट बॉडी कह सकते हैं, जो बॉडी हॉट होता है उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, और जो बॉडी कोल्ड होता है उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम होती। ठीक है ना? अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हैं बर्नर जला के, तो वो हीट करती क्या है, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती है ये 3 तरह की होती है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, कोलिजन करता है, तो अपनी एनर्जी दूसरे में मुंतकिल कर देता है और दूसरे को तैयार करता है कि वो भी वाइब्रेट करे और वो भी रोटेट करे, वाइब्रेट करे और अपनी एनर्जी को बढ़ाकर अगले मॉलिक्यूल से कोलिजन करे। तो याद रखिएगा कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। हीट हमेशा उस वक्त आप उसे बोलते हैं जब वो ट्रांसफर हो रही हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट स्टेट, जब वो मुंतकिल हो रही हो। किसी बॉडी में हीट है, कितनी है ये नहीं बताई जा सकती। हीट को एनर्जी तब मानेंगे जो वर्क करने की एबिलिटी रखती हो। जैसे हीट इंजन है, हीट मिलने पर वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशंस हो गई। टेम्परेचर क्या है? द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इतना ही कह देना काफी है, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट भी कह दीजिए, काफी है। अच्छा, हीट को कैसे मेजर किया जाता है, ये भी डेफिनेशन बन गई है। ये है द टोटल और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट, या द अमाउंट ऑफ हीट is always equal to the total kinetic energy of all molecules of a substance. जबकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? the average kinetic energy of all molecules. टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एक मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल,
अगर आपके पास एक गिलास में, ये गिलास बना रहा हूं भद्दा सा, एक गिलास में पानी है और एक बड़े कंटेनर में पानी है। अच्छा, गिलास में जो पानी है वो आपके पास है 300 ml, 300 ml, और इसके अंदर जो पानी है वो है 300 लीटर। कितना ज्यादा है? और आप इसको भी गर्म करते हैं और इसको भी गर्म करते हैं, दोनों को गर्म करते हैं। इसको आप गर्म करते हैं अप टू, मान लीजिए 10 मिनट्स, और 10 मिनट में ये बॉयल होने लगता है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर इसको भी उसी बर्नर से गर्म करें और 10 मिनट तक गर्म करें तो क्या ये बॉयल होगा? शाबाश, क्या ये बॉयल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? वजह उसकी ये है कि यहाँ क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है, या मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है। हीट क्या करती है? हर मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है बेटा। ये बॉयल हो गया, हम कहेंगे इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए। हम कहेंगे अच्छा अब अगर इसे फर्ज कीजिए 10 मिनट तक आपने गर्म किया है और ये बॉयल हो गया, आप इसे 100 मिनट तक गर्म कर लीजिए, लेकिन ये बॉयल नहीं होता। इसका टेम्परेचर 100 है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। इट्स ओके। आप कहेंगे कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ हीट ज्यादा है, इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है, आप इसको टच करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि आप कहेंगे इसमें इंटेंसिटी ऑफ हीट कम है या डिग्री ऑफ हॉटनेस कम है। लेकिन आप गौर कीजिए, आपने उसी बर्नर से 100 मिनट तक इसे हीट दी है, इसका टेम्परेचर उतना राइज नहीं हुआ। आप जानते हैं इसकी वजह यह है कि इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा है, गर्म ये है ज्यादा, इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है और इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस कम है। अगर मैं कहूं कि किसमें हीट ज्यादा स्टोर हुई है, तो यकीनन आप कहेंगे कि इसमें हीट कम स्टोर हुई है, इसमें हीट हमने ज्यादा दी है। बर्नर हमने 100 मिनट तक जलाया है और 100 मिनट का मतलब है 10 गुना ज्यादा हीट इसे दी है। तो बी की हीट जो है, याद रखिएगा, बी की अमाउंट ऑफ हीट जो है, जिसे मैं क्यू से जाहिर करूंगा, वो डेल्टा क्यू से जाहिर करूंगा, वो ज्यादा है, और ए की अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम है। इन दोनों बॉडीज को अगर हम कंबाइन कर दें तो आप जानते हैं हीट का फ्लो इससे इस की तरफ होगा, बिल्कुल मकनातीस की तरह हीट का फ्लो इससे इसकी तरफ होगा। और ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट। वरना इसके अंदर जो हीट है उसे आप हीट नहीं कह सकते, इसके अंदर क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा नहीं है, इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। वजह उसकी क्या है कि आप जानते हैं हीट जो है जो सप्लाई करते हैं, दिस हीट इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो आप सोचिए कि इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, इनमें बिल्कुल ऐसे ही एक घर में 2 बच्चे हैं और दूसरे घर में 10 बच्चे हैं, और पहले घर में जो 2 बच्चे हैं उन्हें ईदी मिलती है 10-10 रुपए, और दूसरे घर में जो 10 बच्चे हैं उन वहां ईदी मिलती है 5-5 रुपए। सोचिए पहले घर में टोटल कितनी ईदी इकट्ठी हो गई? 20 रुपीज। दूसरे घर में कितनी इकट्ठी हो गई? 50 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ ईदी जो है यहां पर क्या हो गई? हीट हो गई।
लेकिन अमीर कौन सा घर है? अमीर कौन से घर का बच्चा है? मजे कौन करेगा, 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला? जहां पर याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं वहां हीट उतना टेम्परेचर गेन करने के लिए ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि हम यहाँ ज्यादा हीट दे रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, लेकिन हीट इसकी राइज उतनी नहीं है। तो इस बॉडी में हीट जो है वो तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जबकि टेम्परेचर जो है याद रखिएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दिया जाए। तमाम मॉलिक्यूल्स की, अब देखिए अगर फर्ज कीजिए यहां 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहां 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर आप एवरेज निकालना चाहें तो 10 से डिवाइड करेंगे, और यहां एवरेज निकालना चाहें तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहां तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी भी उन्होंने गेन की है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए आपका एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो अगर आप डिफरेंस लिखना चाहें तो पहला तो डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, हीट में लिखेंगे इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, और टेम्परेचर में लिखेंगे इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। नंबर 3, हीट जो है वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, याद रखिएगा हीट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पर डिपेंड करती हो, एंड टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी हीट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर वेयर एज टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा हीट को मेजर किया जा सकता है, अमाउंट ऑफ हीट को मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ हीट मेजर करते हो ये ट्रांसफर की सूरत में एनर्जी कहलाएगी, और हीट कंटेंट की सूरत में ये इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो आप हीट को मेजर करने के लिए कितनी ट्रांसफर हुई है उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहते हैं कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर। और टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस जो है वो है थर्मामीटर। हीट की यूनिट जूल है, और आप जानते हैं जूल जो है वर्क की भी यूनिट है। जब हीट ट्रांसफर हो रही होती है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर नहीं कन्वर्ट होता। तो हीट की यूनिट जूल है और टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है केल्विन है। हीट जो है वो आंखों से नहीं देखी जा सकती, हीट इज अ माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, और टेम्परेचर को आंखों से थर्मामीटर से रीड करके देखा जा सकता है। टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक MACRO, टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट, और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक। हीट जो है वो सेंसेशन है, एहसास है हॉटनेस या कोल्डनेस का, और टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट है हॉटनेस या कोल्डनेस का। याद रखिएगा हीट इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और टेम्परेचर इज एन इफेक्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कितने डिफरेंस आप लिख सकते हो, आराम से लिख लो। ये आपने कम से कम 5 डिफरेंस या 4 डिफरेंस लिखने हैं, पिछले 30 ईयर में ये 1 या 2 बार आया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला टॉपिक है थर्मामीटर। मैं किताब के लिहाज से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। व्हाट इज थर्मामीटर? द मेजरिंग डिवाइस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। द मेजरिंग डिवाइस ऑफ टेम्परेचर। देखिए अब ज़हन में रखिएगा कि आपके पास थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर थर्मामीटर, और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। मुझे ये बताइएगा कि आपने थर्मामीटर देखा है? शाबाश।
ये जो लो टेम्परेचर थर्मामीटर है ये आपके घर में मौजूद है, ये ग्लास थर्मामीटर कहलाता है। अगर आपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बताना हो तो ये शीशे का जो थर्मामीटर है बेटा ये सेल्सियस थर्मामीटर होगा, और अगर आपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बताना हो तो ये फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन ये दोनों थर्मामीटर उस जगह काम नहीं करते जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी हो। ये जैसे अमेरिका के कुछ स्टेट्स में और रशिया की कुछ स्टेट्स में टेम्परेचर -30 से भी नीचे आ जाता है, -70 तक चला जाता है। पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहां टेम्परेचर -0 से बहुत नीचे चल जाता है, और याद रखिएगा ये दोनों थर्मामीटर वहां जाके काम नहीं करते, इनकी लिमिटेशंस। तो ये ग्लास थर्मामीटर वहां इस्तेमाल नहीं हो सकते, वहां पर एक तीसरी तरह का थर्मामीटर यूज होता है और उस थर्मामीटर को केल्विन थर्मामीटर कहते हैं। देखिए ये थर्मामीटर के स्केल्स हैं 3 डिफरेंट। शीशे का थर्मामीटर अगर आप मुंह में डालते हैं तो आपका टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर आपने किसी भट्टी में, किसी फर्नेस में जहां लोहा पिघल रहा हो, वहां फर्नेस के करीब भी आप नहीं जा सकते, पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे, एक चिमटे से लोहे के एक चिमटे से इस ग्लास थर्मामीटर को पकड़ेंगे और ग्लास थर्मामीटर को भट्टी के अंदर डालेंगे जहां लोहा पिघल रहा है, तो क्या ये भट्टी का टेम्परेचर बता पाएगा? यस या नो? क्या ये शीशे का थर्मामीटर वहां जाके टपक नहीं जाएगा, पिघल नहीं जाएगा? तो वहां के लिए जो थर्मामीटर है वो ग्लास थर्मामीटर बिल्कुल नहीं है, ये लो टेम्परेचर थर्मामीटर वहां के लिए नहीं है। वहां के लिए जो टेम्परेचर है वो है बायमेटालिक थर्मामीटर। आइए ग्लास थर्मामीटर की बात करते हैं। ग्लास थर्मामीटर ऐसा थर्मामीटर होता है जो एनवायरनमेंट या ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये थर्मामीटर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और वो बेसिक प्रिंसिपल है थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, मैं एक जनरल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं, अगर आप इसकी बनावट देखें, कंस्ट्रक्शन देखें, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन डिटेल में, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 एक बारीक सी ट्यूब होती है जिसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, उसके नीचे एक बल्ब होता है। ये कैपिलरी ट्यूब बारीक सी, नाजुक सी, और इसके ऊपर जो मोटी सी शीशे की प्रोटेक्शन होती है ताकि ये टूट ना जाए। ग्लास बल्ब जो है उसके गिर्द प्रोटेक्शन नहीं होती क्योंकि वह हीट उसे हासिल करना होती है। इसके अंदर मरकरी या अल्कोहल भरा होता है। मरकरी या अल्कोहल इसलिए भरा होता है कि उसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो तो उसका वॉल्यूम भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, उसका प्रेशर भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो। इसलिए भी होता है कि ये याद रखिएगा, ये जब एक्सपेंड होकर नीचे आता है तो दीवारों के साथ चिपकता नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन करता है और इसकी विस्कोसिटी जो है वो एप्रोप्रिएट होती है, मुनासिब होती। आप मरकरी की जगह अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये ग्लास में ही नहीं भरा होता, ये यहाँ इसके अंदर ऊपर तक भरा होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जो टेम्परेचर के लिए इस पर डिवीजन लगाने हैं, निशान लगाने हैं, स्केल बनाना है, उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में एक ही चीज है और वो पानी है। पानी को अगर आप बर्फ में तब्दील कर दें तो पानी का आप जानते हैं बर्फ की, ये बर्फ है, समझिएगा ये बर्फ है, पानी का टेम्परेचर जो है इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ की तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या कि ये जो मरकरी लेवल है, ये मरकरी लेवल यहां से नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कूलिंग से चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हीटिंग से चीजें एक्सपेंड होती हैं। ये जो आपने मरकरी भरा हुआ है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होके जिस जगह पर आ जाएगा उस जगह पर निशान लगा दीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये इसकी वर्किंग सिखा रहा हूं। इसके बाद आप इसे गर्म करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए जब आप हीट सप्लाई करते हैं और ये बर्फ पिघल रही होती है, इसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, उस वक्त इसका सारी हीट जो है सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, उस वक्त इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होता, ये मेल्ट हो रही होती। तो ये प्रिंसिपल याद रखिएगा कि जब किसी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही हो तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। जब तक ये बर्फ पूरी की पूरी
पिघल कर पानी में तब्दील नहीं हो जाती। जब जब पानी में तब्दील हो जाती है तो अब पानी गर्म होगा, पानी जब गर्म होगा याद रखिएगा तो मरकरी लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पानी गर्म होते 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 मरकरी लेवल ऊपर जाते 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 एक जगह पर जाके मरकरी लेवल रुक जाएगा और उस जगह से ऊपर नहीं जाएगा। उस वक्त क्या हो रहा होगा, आपकी जो हीट है इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रही होगी। तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता। अब ये स्टीम चेंज हो रही है, स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। अब जितनी भी हीट होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को यहां से एवापोरेट करने में इस्तेमाल होगी। स्टीम पार्टिकल्स यहां से निकल रहे होंगे और सारी की सारी हीट उसी में इस्तेमाल हो रही होगी। उस वक्त इसका एक्सपेंशन बंद हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। अगर टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाए, याद रखिएगा टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाए तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है। जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता। यहां पर जब मरकरी लेवल पहुंच जाता है तो यहां पर लॉर्ड सेल्सियस, गाल्बन का नाम था हेनरी सेल्सियस, उन्होंने यहां पर निशान लगा दिया 100। अब बड़ा आसान है, इसको सेल्सियस थर्मामीटर भी कहते हैं क्योंकि और इसको सेंटीग्रेड थर्मामीटर भी कहते हैं। सेंटीग्रेड, सेंटी का मतलब होता है 100, ग्रेड का मतलब होता है डिवीजन। लेकिन चूंकि 0 और 100 के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो 100 का है, 100 का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, डेल्टा टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए मान लिया जाता है कि ये नीलाम घर में एक बार तारिक अजीज साहब मरहूम ने एक सवाल किया था कि केल्विन थर्मामीटर तो लॉर्ड केल्विन ने इजाद किया, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर लॉर्ड फ़ारेनहाइट ने इजाद किया, सेंटीग्रेड थर्मामीटर किसने इजाद किया? बेशतर ने हाथ खड़ा किया और वो भी बड़ा ताड़ते थे। एक हवन्नक से सीधे से आदमी के पास वो जाते हैं, बड़े एनर्जी थी माशाल्लाह उनमें, उनके पास जाते हैं और वो खड़े होके कहता है लॉर्ड सेंटीग्रेड ने। जितने भी समझदार थे उन्होंने जोर से कहका लगाया लॉर्ड सेंटीग्रेड। सोचिए, इनाम तो नहीं जीता लेकिन मजाक अच्छा खासा हुआ। तो याद रखिएगा कि आपने यहां पर स्टैंडर्ड लिया है किसको? वाटर को। तो हमारे पास ग्लास थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं। ग्लास थर्मामीटर 3 तरह के होते हैं अपने स्केल्स के लिहाज से जो पॉपुलर हैं। एक है सेल्सियस स्केल थर्मामीटर जिसका इनिशियल पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको सेंटीग्रेड थर्मामीटर भी कहते हैं। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल थर्मामीटर, इसका इनिशियल पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और फाइनल है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा थर्मामीटर जो है लॉर्ड केल्विन का केल्विन स्केल थर्मामीटर है और इसका इनिशियल है 273 पॉइंट, गाल्बन 16 या 15 डिग्री है, 18 है गाल्बन। अच्छा, केल्विन से 373 डिग्री केल्विन। हाँ तो बेटा मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन मिस्टेक की है। वो मिस्टेक मैंने केल्विन स्केल थर्मामीटर में की है। कोई बता सकता है क्या है? मैंने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, केल्विन के साथ ये डिग्री का साइन देना बड़ी बेवकूफी है। और याद रखिएगा केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और मैंने आपको रीजन बता दी थी कि केल्विन को क्यों स्टैंडर्ड चूज किया गया है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को क्यों नहीं। अच्छा, अब यहां पर कुछ रवायात हैं। देखो बेटा, याद रखिएगा सेल्सियस थर्मामीटर जो है नॉर्मली एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, नॉन लिविंग थिंग्स का टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि आज का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां कभी वो ये नहीं कहेगा कि आज का टेम्परेचर 88 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन आपके लिविंग थिंग्स का जो टेम्परेचर है फाइंड करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए। दिस इज मोर एक्यूरेट देन अदर
थर्मामीटर्स। फ़ारेनहाइट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, मैं साइड वर्क कर रहा हूं, ये आपके पास है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ये आपके पास है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, और ये आपके पास है केल्विन थर्मामीटर। जहां इसका 0 होता है, मैं इसको ए पॉइंट कहता हूं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये सबका ए है, और ये जो है इनका 273 केल्विन, ये इनका इनिशियल पॉइंट है सबका। एक चीज याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड का जो इनिशियल पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका इनिशियल जो पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है, वो 273 केल्विन है, और फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मान लीजिए ये पानी में रखे हुए तीनों थर्मामीटर, और पानी में अगर ये तीनों रखे हुए हैं, मान लीजिए पानी में रखे हुए हैं, अगर ये पानी में रखे हुए हैं तीनों थर्मामीटर, ये पानी है, तो बेटा हो क्या रहा है, इन तीनों का जो मरकरी लेवल है वो इक्वली ऊपर उठेगा। जितना इसमें उठा है उतना इसमें, और उतना ही इसमें। ये रेड लाइन बता रही है कि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ केल्विन। इस वक्त तीनों का मरकरी लेवल सेम होगा, लेकिन टेम्परेचर सेम शो नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, और आप ज़हन में रखिएगा कि ये मैक्सिमम जा सकता है, ये मैक्सिमम जा सकता है, इसको पॉइंट बी कह देता हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये मैक्सिमम जा सकता है, इसको बी कह देता हूं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और ये मैक्सिमम जा सकता है 373 केल्विन तक। ठीक है ना? इनका मरकरी लेवल, पानी का जो भी टेम्परेचर है इस वक्त सेम। मैं आपको अब जो सिखा रहा हूं, बेसिक हेडिंग डालेगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स की हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखिए, एक बात तो आप तय है ना कि मरकरी लेवल तीनों थर्मामीटर में एक ही है, लेकिन यहां टेम्परेचर कुछ शो हो रहा होगा, यहां टेम्परेचर कुछ शो हो रहा होगा। ये स्टार्ट 0 से करता है, ये स्टार्ट 32 से करता है। आपको पता है कि प्लीज ज़हन रखिएगा, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, यहां पर ए और बी के दरमियान जो है 100 डिवीजन्स हैं, और यहां बी और ए के दरमियान जो है 180 डिवीजन्स हैं। कौन से डिवीजन ज्यादा करीब हैं, सेंटीग्रेड के या फ़ारेनहाइट के? शाबाश बताइए, किसके डिवीजन्स ज्यादा करीब हैं? नो, सेंटीग्रेड के डिवीजन। देखिए, इसी जगह पर 100 निशान लगे हैं, और इसी जगह पर 180 निशान लगे हैं, तो कौन से निशान ज्यादा करीब हुए? कौन से डिवीजन ज्यादा करीब हुए? फ़ारेनहाइट में 180 निशान है, ये ज्यादा करीब हुए। आप ज़हन में रखिएगा कि सेंटीग्रेड का, प्लीज सेंटीग्रेड के दो निशानों के दरमियान जो फर्क है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और फ़ारेनहाइट के दो निशानों के दरमियान जो फर्क है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। अगर इसको इसके इक्वल लिया जाए, इसको इसके इक्वल लिया जाए, तो ये जो आएगा ये 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी आपके यूं समझिएगा कि इसके एक निशान यहां है, एक निशान यहां पर है, एक निशान यहां पर है। तो यहां दो ग्रेड्स के दरमियान जो टेम्परेचर है, दो डिवीजन्स के दरमियान जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, और यहां दो डिवीजन्स के दरमियान जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन याद रखिएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कभी भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 छड़ियां दूं बराबर, और मैं कहूं कि इन दोनों, चले 2 स्केल दे दूं, फुट्टे, फुट्टा आपके पास होगा,
मैं आपसे कहूं कि इन दोनों फुटों के टुकड़े करने, पहले फुटे के आपने 2 टुकड़े करने, लेकिन दूसरे फुटे के आपने 3 टुकड़े करने। पहले स्केल के आपने 2 पार्ट्स करने हैं और दूसरे स्केल के आपने 3 पार्ट्स करने हैं। तो बताइए किसका पार्ट छोटा हुआ, पहले का या दूसरे का, ए का या बी का? यकीनन बी का, सेकंड का छोटा हुआ। तो आप देखिए, इतनी याद रखिएगा कि यहां ए से लेकर बी तक 100 मार्क्स हैं और यहां ए से बी तक 180 मार्क्स हैं। आपको दीवार पर मैं एक लाइन बना दूं और कहूं कि इस लाइन को इक्वली 100 मार्क्स लगाइए, और दूसरी लाइन बनाऊं उतनी लंबी और कहूं कि इस पर 180 मार्क्स लगाइए, तो कौन से मार्क्स ज्यादा करीब होंगे, फर्स्ट के या सेकंड के? हाँ बेटा, तो सेकंड जो फ़ारेनहाइट है, ये हमें अंदाजा होता है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, इसी तरह थर्ड को गौर से देखिए, थर्ड को देखिए तो इसमें भी 100 डिविजन्स हैं। यानी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं तो केल्विन 273 से 274 पर जाएगा। जितना ये इंक्रीज होगा उसी लिहाज से वो भी इंक्रीज होगा। ये 1 डिग्री इंक्रीज होगा 270, ये 0 से 1 जाएगा, वो 273 से 274 जाएगा, ये 2 पर जाएगा तो वो 275 पर जाएगा। इसके कोइंसाइड कर रहे होते हैं डिविजन्स, किसके? सेंटीग्रेड के और केल्विन के। जबकि फ़ारेनहाइट के जो डिविजन्स है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, ना सेंटीग्रेड से कर रहे होते हैं ना केल्विन के कर रहे होते हैं। तो इन स्केल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, वो फार्मूला हमें समझना है, अच्छी तरह समझना है, और उसकी बुनियाद पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमें उसकी बुनियाद पर न्यूमेरिकल करने हैं। तो बेटा टाइम इतना कम है कि मैं फार्मूला अगर समझाता भी हूं इनके स्केल्स को इंटर कन्वर्जन का, तो दरमियान में ही लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल्स हम कल स्टार्ट करेंगे। कल इस टॉपिक के न्यूमेरिकल भी करेंगे, और मेरा ख्याल है फिजिक्स हमारी टेम्पो बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं प्री इंजीनियरिंग में ऑनलाइन क्लास लेकर मैं थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, और अब मुझे इसमें बड़ा मजा आने लगा है। इंशाल्लाह आपकी जो फायदा ये है कि संडे को जो मैं 2-2 घंटे की क्लासें रिवीजन के लिए बुलाया करता था, अब संडे को जब भी बुलाऊंगा ऑनलाइन बुलाऊंगा, आपको घर से नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कल हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, और परसों हमारा टॉपिक जो है अगला होगा, और वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ओके बेटा जी, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, मुश्किल तो नहीं हो रही ना?